नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की NCERT का इतिहास। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर आप PCS, UPSC या किसी भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि आपको NCERT ही पढ़नी होती है। दोस्तों, आज हम इसी NCERT को पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो एक बार कमेंट में जय हिंद लिखिए और हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, देखिए हमारा जो NCERT कक्षा 6 का जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं इतिहास, और यह अध्याय 1 है, यानी आज हमारा यह पहला पाठ है। तो आज इस पहले पाठ में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पाठ का नाम क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये पाठ का नाम हो गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि आपको इसमें 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जहां इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिखे तुरंत आपको कॉपी में उसे नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए, कहानी से स्टार्ट होता है दोस्तों। देखिए, रसीदा का सवाल है। एक रसीदा नाम की लड़की है यहाँ पर, और ये सवाल क्या करती है? सवाल करती है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। एक सुर्खी था, उस पर पड़ गया, और 100 साल पहले एक सुर्खी लिखा हुआ था जिसका नाम था क्या? उस पर लिखा था 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है। जैसे मान के चलिए कोई भी वस्तु है, अगर यह कोई वस्तु है और ये 100 साल पहले की बात है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि ये 100 साल पहले की है? कुछ ना कुछ इसका सबूत होगा। तो ये सोचिए कि वह जो लिखा था 100 साल पहले, तो वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। अगर कोई वस्तु, कोई भी व्यक्ति 100 साल पहले की घटना को कैसे जान सकता है कि वहाँ पर क्या हुआ था? ठीक है, यही रसीदा सोच रही थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। पहला जो हेडिंग दिया गया है, कहा कि कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएंगे हम कि कोई घटना 100 साल पहले, 1000 साल पहले हुई है, या कोई भी चीज़ जो है हमसे काफ़ी समय दिन पहले हुआ है, काफ़ी साल पहले हुआ है। इस बात को हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो आइए हम अब जानते हैं कैसे हम पता लगा सकते हैं। जो हमारे अतीत हैं, अतीत माने क्या होता है? जो हमारे से पहले बीत चुका है वो अतीत होता है। जो बातें बीत चुकी हैं अतीत की बात है, यानी जो पिछली घटनाएं हैं वह सब अतीत की घटनाएं हैं। तो इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? इतिहास में हम अतीत की घटनाओं के बारे में ही पढ़ते हैं कि हमारे अतीत में, यानी हमारे पहले समय में क्या हुआ था, उसी के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। तो वही बातें हैं कि हमारे अतीत में जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, जो समय बीत गया है उस समय क्या हुआ था, इस बात को जानने के लिए क्या करते हैं? रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारे जो पहले की घटनाएं हुई हैं उसको जानने के लिए, कल जो घटना हुआ उसको जानने के लिए क्या करते हैं? या तो आप टेलीविज़न देख लेंगे, या तो रेडियो पर सुन लेंगे, या फिर न्यूज़पेपर यानी अखबार पढ़कर ही जान सकते हैं। डेली अखबार आप लोग पढ़ते होंगे, टीवी भी आप लोग डेली देखते हैं। हाँ, रेडियो की ज़माना चला गया है। रेडियो काफ़ी समय पहले हुआ करता था, अब तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल से ही समाचार देख लेते हैं। तो यही सब साधन है कि हमारे जो अतीत में घटनाएं हुई हैं उसको जानने के लिए यही सब साधन हैं।
साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो। यानी जैसे नहीं, हमारे गांव में क्या होता है, दादाजी होते हैं, हमारे गांव में दादाजी होते हैं, और दादाजी के समय जो घटनाएं हुई होती हैं उसको जानने के लिए हम इनसे पूछते हैं कि उस समय क्या हुआ था, कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे। तो जो व्यक्ति उस समय था, आज के समय में अगर है, वह अभी भी है, कुछ समय पहले, जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति पहले 100 साल जीते थे, तो 100 साल पहले, यानी मान के चलिए एक व्यक्ति का उम्र 100 साल है, तो उसने अपने समय की जो बातें हैं उसे याद रहा होगा, तो उस समय की बातों को हम जान सकते हैं उससे पूछकर, उस व्यक्ति से पूछकर। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? मान के चलिए हजारों साल पहले क्या हुआ था, अब इसकी जानकारी हमें कौन दे सकता है? क्योंकि कोई 1000 साल तो जी ही नहीं सकता है। तो 1000 साल पहले क्या हुआ था, इसको हम कैसे जान सकते हैं? तो दोस्तों, ये सब की सब जानकारी हम कैसे पता लगा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इतिहास पढ़कर। इतिहास में सभी बातों को मेंशन कर दिया गया। जैसे मान के चलिए आज के समय में जो घटना हुआ है, जैसे उड़ीसा में बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुआ है, तो उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन जो दुर्घटना हुआ है, अब यह 1000 साल बाद कोई अगर इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि कहीं पर घटना हुआ है, रेल दुर्घटना कहाँ कहाँ हुए हैं, तो इस बात को लिख दिया जाएगा किसी किताब में या फिर कहीं पर भी। तो 1000 साल बाद भी, 1000 साल बाद कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो वह जान जाएगा कि दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना उड़ीसा के बालासोर में हुआ था। हालांकि ये बहुत दुखद घटना है। आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से देखे ही होंगे, सुने ही होंगे, पढ़े ही होंगे दोस्तों। तो यही है इतिहास के जानने की स्रोत। इतिहास को ये जानने की स्रोत हैं, मतलब इतिहास को हम जान सकते हैं ऐसे, जो माध्यम हमने बताया है, रेडियो सुनकर, टेलीविज़न देखकर या फिर न्यूज़पेपर पढ़कर। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। जो समय बीत चुका है उस समय के बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या क्या बातों को हम जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है। जो अतीत के समय में घटनाएं हुई हैं, अतीत में जो घटनाएं हुई हैं, उनके उस समय में हम आज के डेट में उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे क्या है कि जैसे लोग क्या खाते थे उस समय, आज हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी ये सभी की सभी चीज़ें खाते हैं। उस समय 1000, 2000, 3000 वर्ष पहले लोग क्या खाते थे, ये हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, ये अतीत के बारे में हम जान सकते हैं कि लोग उस समय क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। आज जो हम लोग रंग बिरंगा कपड़ा पहनते हैं, उस समय लोग कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते हैं। आज जो हमारा घर है दोस्तों, यह घर बिल्कुल अच्छा घर बना रहता है, छत लगा होता है, अंदर एसी ओसी पूरा प्लास्टर होता है, बिजली है, एसी के अंदर हम लोग रहते हैं, पंखा है, कूलर है, तमाम साधन हैं। लेकिन अतीत में जो हजारों वर्ष पहले लोग हुआ करते थे, वो लोग कैसे रहते थे, उनका घर कैसे रहता था। हम आखेटकों, आखेट मतलब होता है शिकारी, आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों और शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अतीत के समय में जो कृषक थे, आखेटक थे, यानी शिकारी जो थे, पशुपालक थे, इन सभी के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। आज जैसे हम लोग क्रिकेट है, कहीं तमाम प्रकार के खेल हैं, सब लोग जानबे करते हैं। तो उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, इसकी भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। आज तो गीतों का भंडार है, बहुत सारे गीत हैं, सबकी ज़बान पर गीत गुनगुनाते, सब लोग
गीत गुनगुनाते रहते हैं। तो आज के जो गीत हैं, क्या यह हजारों वर्ष पहले भी यही गीत हुआ करते थे? अब इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं इतिहास के माध्यम से। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? यानी इतिहास के माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ अतीत के बारे में जानने की स्रोत की ज़रूरत है। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं लोग कहाँ रहते थे। जैसे आज हम लोग कहाँ रहते हैं, घर में फर्स्ट क्लास हमारा जो होता है मकान होता है उसमें हम लोग रहते हैं। लेकिन उस समय अतीत के समय में यानी हजारों वर्ष पहले लोग कहाँ पर रहते थे, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, आइए देखते हैं लोग कहाँ रहते थे। जैसे दोस्तों मानचित्र, ये मानचित्र दिया गया है, इसमें कह रहा है कि मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब आइए दोस्तों मानचित्र की बात करते हैं। मानचित्र कहाँ पर है, यहाँ पर आइए नीचे देखिए, यहाँ पर मानचित्र है। अब इसमें कह रहा है कि बताइए नर्मदा नदी है कहाँ पर। तो दोस्तों इसमें आपको खोजना है नर्मदा नदी। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको नर्मदा नदी, ठीक, ये नर्मदा नदी हो गई। तो क्या कहा इससे नर्मदा नदी के बारे में, नर्मदा नदी के बारे में क्या कहा है दोस्तों, चलिए नर्मदा नदी के बारे में क्या कहा है। कह रहा है कि कई लाख वर्ष पहले, क्या कह रहा है, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यानी कई लाख वर्षों से पहले, कई लाख वर्ष पहले से ही लोग इस नदी के तट पर, किस नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर लोग रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक माने क्या होता है, जो अपने खाने पीने की वस्तुओं को इकट्ठा करते थे, वो संग्राहक होते थे। तो कुछ तो इसमें ऐसे होते थे जो कुशल संग्राहक होते थे, खाने पीने की वस्तु को इकट्ठा कर लेते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यानी जो आसपास के जो जंगल हुआ करते थे, जैसे मान के चलिए ये सब जंगल आसपास के हैं, तो जो लोग इस जंगल के बारे में जानते थे तो उस जंगल में घूम घूम कर अपने खाने पीने की वस्तुओं को इकट्ठा करते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। उसी जंगल से अपने भोजन के लिए चाहे जड़ से या फल से या फिर जंगल के अन्य उत्पाद से ही अपना भोजन के लिए यह संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट माने शिकार। दोस्तों पुराने समय में लाखों वर्ष पहले जो व्यक्ति थे वह जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। दोस्तों कौन सी पहाड़ी का पता लगाना है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी। सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाना है। अब इसमें पता लगाइए, पहले पता लगाइए कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी है कहाँ पर। अब ये नक्शा देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं उत्तर पश्चिम, यहाँ पर सुलेमान पहाड़ी है और यहाँ पर क्या है, किरथर पहाड़ी है, ठीक। ये सुलेमान और किरथर पहाड़ी हैं। अब इसके बारे में क्या कह रहा है, इसके बारे में दोस्तों क्या कहा गया है, देखिए कह रहा है कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया कि सबसे पहले किस फसल को उगाया गया, तो गेहूं और जौ। सबसे प्राचीन फसल क्या है, गेहूं है। गेहूं और जौ दोनों है, लेकिन गेहूं सबसे प्राचीन है। और ये कब उगाया गया, तो 8000 वर्ष पहले। कहाँ पर, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, ठीक है दोस्तों। आगे क्या कह रहा है, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। ये लोग गांव में रहते थे, यानी जो उस समय लोग रहते थे वे देहाती थे, गांव में रहते थे, ठीक है दोस्तों।
अब आगे कह रहा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। आइए दोस्तों मैप पर चलते हैं। उत्तर पूर्व में कौन से पहाड़ी, गारो और विंध्य पहाड़ी का पता लगाना है। आइए दोस्तों यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्तर पूर्व तो ये हिस्सा होता है, ये हिस्सा उत्तर पूर्व है, और यहाँ पर क्या है, गारो पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, गारो पहाड़ी आप बता दें हम, गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ी हैं जो कि मेघालय की पहाड़ी हैं। और गारो, खासी, जयंतिया ये 3 पहाड़ी भी हैं और ये 3 वहाँ की जनजाति भी है। तो ये तो हो गया गारो पहाड़ी। कहाँ पर होती है यह गारो पहाड़ी कहाँ पर है, तो यह है मेघालय में। अब कह रहा है विंध्य पहाड़ी। दोस्तों यहाँ पर देखिए विंध्य पहाड़ी ये है, विंध्य पहाड़ी। गारो पहाड़ी का भी पता लग गया, विंध्य पहाड़ी का भी पता लग गया। अब क्या कह रहा है इसके बारे में, आइए यहाँ से समझते हैं। कह रहा है कि ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यानी गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी पर ही इसी के आसपास कृषि का विकास हुआ था। और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, सबसे पहले क्या उपजाया गया था, चावल। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। यानी जहाँ पर चावल उपजाया गया था दोस्तों, वह जो विंध्य पहाड़ी है जस्ट उसी के उत्तर में है। यानी विंध्य पहाड़ी तो यहाँ पर है, विंध्य पहाड़ी ये है, इसके उत्तर, यानी कहीं ना कहीं इधर ही आसपास होगा, इसके आसपास ही चावल को उपजाया गया था। ठीक, अब आइए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। आइए दोस्तों मैप पर चलते हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदी का पता लगाते हैं। आइए दोस्तों यहाँ है मैप, ये है मैप, और इसमें क्या करना है, सिंधु और इसकी सहायक नदी का पता लगाना है। चलिए ये जो नदी आप देख पा रहे हैं, ये जो नदी है दोस्तों, यह सिंधु नदी है। ठीक, ये जो नदी जा रही है दोस्तों, यह सिंधु नदी है। ठीक है, यह सिंधु नदी है। और ये सिंधु नदी की सहायक नदी क्या है, सतलज है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है, झेलम है। ठीक, ये सभी के सभी क्या हैं, सिंधु की सहायक नदी है। यहाँ से देखिए, यहाँ से सतलज है, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से रावी है, यहाँ से ब्यास निकला है, ये चिनाब है, ये झेलम है। ठीक, और झेलम में जाके मिला है काबुल नदी। ठीक है, ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, आइए पता लगाते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप ये जानिए कि सहायक नदी किसे कहते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। छोटी छोटी नदी अगर एक बहुत बड़ी नदी में जाके मिल गई तो उन छोटी छोटी नदियों को उस बड़ी नदी की सहायक नदी कहते हैं। जैसे मान के चलिए यह एक नदी है, ठीक, और यह एक नदी है, इसमें तमाम सारी नदियाँ यहाँ पर आके मिल रही हैं तमाम। तो ये जो नदियाँ मिल रही हैं इस बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाएंगी। क्लियर है इतनी बात। सहायक नदी किसे कहते हैं, छोटी छोटी नदियाँ एक बहुत बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं तो उन्हीं छोटी नदियों को क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। सिंधु नदी के किनारे ही लगभग 4700 वर्ष पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास कुछ नगर फले फूले, कुछ नगर बस गए। ठीक, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। क्या कह रहा है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे, जो गंगा नदी है और उस गंगा की सहायक नदी है
उस नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? 2500 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा की सहायक नदी क्या है? एक नदी का नाम सोन है। तो इसमें कह रहा है कि गंगा नदी और सोन नदी का पता लगाइए। तो पहले आइए मानचित्र में चलते हैं, खोजेंगे इसमें कि गंगा नदी कहाँ है और सोन नदी कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, यह मैप आपके सामने है, इसमें आपको पता लगाना है गंगा नदी। ये है दोस्तों गंगा नदी। ठीक, गंगा नदी गंगा के नाम से नहीं निकलती है, यह अलकनंदा और भागीरथी, ये अलकनंदा यहाँ से निकलती है और भागीरथी यहाँ से निकलती है, और ये दोनों मिल जाती हैं कहाँ पर? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब मिलती हैं तब यहाँ से वही दोनों धाराएं एक धारा बन जाती हैं और इसी धारा का नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, आभादेव इसका ट्रिक होता है, आभादेव। आभादेव, अलकनंदा, भागीरथी, जहाँ दोनों मिलती हैं, यह अलकनंदा है, ये भागीरथी है, जहाँ दोनों मिलती हैं उसे कहते हैं देवप्रयाग, और यहाँ से यह गंगा के नाम से नदी आगे बढ़ती है। तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के बारे में आपको पता लगाना था। गंगा नदी का पता तो लग गया, अब आइए पता लगाते हैं कि सोन नदी कहाँ पर है। दोस्तों ये देख रहे हैं आप लोग सोन नदी, यह सोन नदी है, गंगा नदी यह है और सोन नदी यह है। ठीक, अब इसके बारे में क्या बातें बताई जा रही हैं आइए देखते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, पहले जिसका नाम था मगध, आज उसी का नाम है बिहार। ठीक है, नाम से जाना जाता है था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। जो मगध था दोस्तों ना, मगध, ये मगध का जो प्रांत था, मगध का जो प्रांत था, यह इस पर जो शासन क्या करते थे, बहुत समृद्धि थे, बहुत शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सैंधव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, यानी जब यात्रा करते थे, तो हिमालय की जो ऊंची चोटी थी और पहाड़ियाँ थी, रेगिस्तान, नदी, समुद्र, इन सभी के कारण जोखिम भी हुआ करता था। यानी इनका जो यात्रा था वह जोखिम भरा हुआ करता था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। भले ही जोखिम है, भले ही समस्या है, दिक्कत है जाने में, यात्रा करने में, लेकिन वह हार नहीं मानते थे दोस्तों। वह यात्रा को लगातार जारी रखते थे। जिस प्रकार जब आप असफल होते हैं, आप जब एक बार असफल होते हैं तो आपका मन उदास हो जाता है और आप ये सोच लेते हैं कि हमारी बस की बात नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि असफलता की रास्तों पर चलकर ही सफलता मिलती है। इसलिए जिस प्रकार इतिहास में लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसी प्रकार आपके भी जीवन में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको भी तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कभी आपकी हार होगी तो कभी आपकी विजय होगी। दोस्तों, अगर आपकी हार होती है, जब आप किसी एग्ज़ाम में असफल होते हैं, तो आपको दुखी नहीं होना है। आपको लगातार नए उमंग, नए जोश के साथ पढ़ाई को जारी रखना है।
दोस्तों सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन ज़रूर मिल जाती है। इसलिए दोस्तों आपसे मैं यही कहूँगा कि जब भी आप पढ़ाई करें तो मन ध्यान से एकाग्र होकर पढ़ाई करें। आप कितना भी समय पढ़ते हैं तो आप चाहे आप कितना 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप जितना भी समय पढ़ते हैं, आप मेहनत से लगन से पढ़िए, उतना ही समय आपके लिए बेस्ट है। चलिए दोस्तों आइए आगे चलते हैं। क्या है यहाँ पर, क्या कहा गया है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे हिमालय, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंची पर्वत, इसका भी सामना करना पड़ता था। पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदी, समुद्र के कारण उनकी यात्रा जोखिम हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था, वह हार नहीं मानते थे, यात्रा लगातार किया करते थे, करते रहते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। दोस्तों लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते थे, 2 ही कारण हुआ करता था। या तो वह किसी काम की तलाश में जाते थे। जब आप घर छोड़कर निकलते हैं, आपका घर यहाँ पर है और घर छोड़ के जब आप यहाँ पर जाते हैं, किस लिए जाएंगे? या तो आप काम की तलाश में जाएंगे यहाँ पर, या तो यहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आ गया। जब मान लीजिए यहाँ पर कहीं आप बाढ़ वाले इलाके में है तो बाढ़ आ गया तो आप क्या यहीं पर रहेंगे? नहीं, आप इस स्थान को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। तो पुराने समय में भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। क्यों? क्योंकि वह कभी न कभी वह काम की तलाश में जाते थे, या फिर प्राकृतिक आपदा हुआ करता था, जैसे बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, तमाम चीज़ें ऐसे प्राकृतिक आपदाएं जब आती थी तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। और कभी कभी क्या होती थी दोस्तों, मान लीजिए एक स्थान यहाँ पर है और एक स्थान यहाँ पर है। अब ये वाला स्थान का जो सेना है, अब इसको जीतना, इस वाले को जीतना चाहता है तो यहाँ की सेना की टुकड़ी यहाँ पर चल पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि काम के तलाश में ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। प्राकृतिक आपदा आने पर भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, और कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए जाया करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। और जो व्यापारी होते थे दोस्तों, व्यापार करने के लिए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश जो व्यापार करने जाते थे, वह भी अपने कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। और जो दोस्तों उस समय धार्मिक गुरु जो हुआ करते थे, वह लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, या फिर एक कस्बा, एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे। तो ये भी दोस्तों लोग यात्रा करते थे। जो गुरु हुआ करते थे, धार्मिक गुरु, वो भी यात्रा करते थे। लेकिन समस्याएं दोस्तों सभी के जीवन में आती है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन समस्याओं की खोपड़ी में छेद करना यह आर्ट ऑफ लाइफ है। समस्याएं दोस्तों आएंगी और समस्याएं जाएंगी, लेकिन आपको समस्याओं के सामने घुटने नहीं टेकना है। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में
उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। जैसे मान के चलिए यह स्थान अच्छा नहीं है, अब इससे अच्छे स्थान को खोजने के लिए भी लोग यात्रा करते थे, जाते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। जब एक व्यक्ति यहाँ से इस स्थान से इस स्थान तक एक व्यक्ति जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जब कोई व्यक्ति जाएगा, तो जो विचार यहाँ के होंगे इस वाले स्थान के व्यक्तियों के साथ मिलेगा, और इसका जो इस वाले स्थान के व्यक्ति का जो विचार होगा यहाँ के स्थान वाले व्यक्ति के विचार से मिलेगा। जैसे दोस्तों देखिए, गांव में क्या होता है, गांव में कोई व्यक्ति आया, अच्छा व्यक्ति है, उपदेश अच्छा दिया, ज्ञान अच्छा दिया, लोग उससे प्रेरित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। यानी विचारों का आदान प्रदान होता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या होता है, आप और आपके विचारों का आदान प्रदान होता है। आपके अंदर कमी क्या है और उसके अंदर कमी क्या है, आपके अंदर अच्छाई क्या है, उस व्यक्ति के अंदर अच्छाई क्या है, इस सभी का आदान प्रदान होता है। यात्रा करने से फ़ायदा भी होते हैं। बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। और आगे क्या कह रहा है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अब दोस्तों आज पहले जो समय था उस समय यात्रा क्यों करते थे, अच्छे स्थान की खोज में, ठीक, व्यापार में, विजय प्राप्त करने के लिए सेनाएं जाते थे, ठीक है। लेकिन आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, आज वर्तमान समय में यात्रा लोग क्यों करते हैं। चलिए एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। जो मानचित्र हमने देख रहा था इसके पहले, उसी मानचित्र को हम लोग एक बार फिर देखेंगे। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जो उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा है दोस्तों, इसका निर्माण करने का काम कौन करता है, पहाड़ी, पर्वत, समुद्र। यानी पहाड़, पर्वत और समुद्र ये उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। पहाड़ को पार करना इतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं, पर्वत को पार करना भी इतना आसान नहीं, समुद्र को भी पार करना आसान नहीं है दोस्तों। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। जो लोग पर्वत को पार करना चाहा वह पार कर लिए। जैसे आप अपने अंदर जो इच्छा शक्ति आपकी है, आपने एक संकल्प लिया है कि हमें ये काम करना है और आपका संकल्प मजबूत है तो आप उस काम को कर पाएंगे। और अगर आपका संकल्प मजबूत नहीं है तो टूटने वाला है, तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो जो लोगों ने यह चाहा कि ये सोच लिया कि हम इसे पार करेंगे, पार कर गए। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। जिसके अंदर इच्छा शक्ति थी, दृढ़ संकल्प था, उन्होंने पर्वत की ऊंचाइयों को छुआ और समुद्र की गहराइयों को भी पार कर लिया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। जो उपमहाद्वीप है दोस्तों, उसके बाहर से भी कुछ लोग आए। जैसे ये उपमहाद्वीप है, अब यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ आ गया तो ये भी आने के बाद यहीं पर बस गया। बात समझ पा रहे नहीं? लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। अब दोस्तों, जब एक स्थान से किसी अन्य स्थान से कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा तो हमारी जो सांस्कृतिक है, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, या तो बिगड़ जाएगी या फिर बन जाएगी।
अगर उसका सांस्कृतिक परंपरा अच्छा रहेगा तो हमारे यहाँ आएगा तो वही परंपरा लागू करेगा, तो हमारे यहाँ की भी संस्कृति जो परंपराएं हैं वह भी वृद्धि करेंगी, अच्छा होगा। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं देश के नाम के बारे में। देश के नाम के बारे में, हमारा देश भारत है, तमाम नाम है। अब वह नाम कैसे पड़ा इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। कह रहा है अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हम अपने देश का नाम इंडिया भी लेते हैं, अपने देश का नाम भारत भी लेते हैं। इंडिया और भारत का प्रयोग हम लोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है। जो इंडिया शब्द है ये किससे निकलता है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस का मतलब होता है संस्कृत में सिंधु। इंडस का मतलब क्या होता है? सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अगर आपके पास एटलस है तो उसमें आपको ईरान और यूनान का पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। एक बार फिर समझिए दोस्तों, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने और यूनानियों ने क्या किया? जो सिंधु नदी था इसको हिदोस कहा। हिदोस या फिर इंदोस। सिंधी नदी को क्या कहा? हिदोस या फिर इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित, सिंधु नदी के जो पूर्व दिशा में स्थित प्रदेश, भूमि प्रदेश, उसको कहा इंडिया। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यानी लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी जो भारत जो प्रयोग किया गया, भरत नाम का प्रयोग, यहाँ पर भरत लिखा है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति थी जिसका नाम था ऋग्वेद। इसमें भी भरत का नाम का उल्लेख है। अब बाद में इसका प्रयोग यानी भरत का प्रयोग देश के लिए होने लगा। वहाँ से भारत का नाम पड़ गया, भारत।